Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about a very important topic from chapter number 6 class first year, that is called as entropy. एंट्रोपी एग्जाम के पीओवी से एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सरसाइज में भी और ओवरऑल इसके अंदर से काफ़ी सारी एमसीक्यूज बन सकती हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेसिक एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं या जो लॉन्ग क्वेश्चन बनना है उस पर क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें नेचर के अंदर दो तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर हमें एक केमिकल रिएक्शन को देख के पता लगाना है कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसकी कुछ वैल्यूज़ अगर हमें पता हों, तो उसके लिए हमें एंट्रोपी की हेल्प चाहिए होती है। तो एंट्रोपी को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कौन कौन सी हेडिंग्स हमें इसके साथ कवर करनी है। तो सबसे पहले एंट्रोपी को हम डिफाइन करेंगे। एंट्रोपी इट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज इट इज़ द मेजर ऑफ द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस है या रैंडमनेस मौजूद है, इसे उस सिस्टम की एंट्रोपी कहा जाता है। एंट्रोपी की जो प्रॉपर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक है वो ये है कि इट इज़ द मेजर ऑफ नंबर ऑफ वेज एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ सिस्टम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी भी स्पेसिफिक खास टेम्परेचर पर एक सिस्टम के पास वो वाले वेज जिनकी मदद से वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, दैट दोज आर कॉल्ड एज एंट्रोपीज। इसका मतलब सिंपल ये है कि किसी सिस्टम के पास अगर वो वेज ज़्यादा होंगे तो उसके एंट्रोपी ज़्यादा होगी, अगर वो वेज कम होंगे जिनमें उसने अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर उस सिस्टम की एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो हम कंक्लूड ये करते होते हैं कि अगर किसी सिस्टम में डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस ज़्यादा है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा। और जिस सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होती है उस सिस्टम को हम ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। ये बड़ी एक अजीब सी आपको अभी शुरू शुरू में तो स्टेटमेंट लगेगी कि एंट्रोपी ज़्यादा होने से किसी चीज़ में बिगाड़ जो है जिसे हम कहते हैं उर्दू में वो ज़्यादा है, तो वो स्टेबल कैसे हो सकता है। बिगाड़ ज़्यादा होने का मतलब ये है, जैसे आप सिंपल डिफ्यूजन की एग्जांपल लो, और ज़्यादा होने से ये होता है कि मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा वेज होते हैं अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के, और जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो तो वहाँ पे एनर्जी एट अ यूनिट एरिया एट अ स्पेसिफिक एरिया कम होगी, जिसके नतीजे में सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि एंट्रोपी ज़्यादा होने से एक सिस्टम के पास ज़्यादा वेज आते हैं कि जिसमें वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। एनर्जी को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और इसके नतीजे में सिस्टम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इसकी ये डेफिनेशन लिख लेनी है, उसके बाद आप इसका यूनिट लिखोगे। जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी को हम लोग जिस यूनिट में मेजर करते हैं दैट इज जॉल पर केल्विन पर मोल। जॉल पर केल्विन पर मोल इसका यूनिट है आपके पास, जॉल पर केल्विन भी कह सकते हैं। और अगर सब्सटेंस का अमाउंट 1 मोल ले लेते हो आप, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में लिया हुआ है, तो फिर ये यूनिट आपके पास बन जाएगा जॉल पर केल्विन पर मोल। इसके बाद जो बुक की दूसरी हमारे पास एक सब हेडिंग है, उसमें हमने डिस्कस करना है कि एंट्रोपी, डिफ्यूजन और नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ये हम किस तरह से आपस में रिलेट कर सकते हैं। एंट्रोपी किसी सिस्टम की अगर ज़्यादा होगी तो उसकी डिफ्यूजन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। डिफ्यूजन के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, जिसमें हमने क्या किया, एक गैस, दो गैस जार्स बनाई हैं। दीज आर गैस जार्स, इनके एंड्स को यहाँ से क्लोज किया गया और इनके दरमियान में यहाँ पे एक पार्टीशन रखी गई है। सपोज हमारे पास जो ये वाली है, इस गैस जार का नेम ए है और इस गैस जार का नेम बी है। और ये जो गैस जार ए है, इसके अंदर हमारे पास इसमें गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, सपोज वो 1 2 3 हैं। ये एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। तो जब हम क्या करते हैं, इस गैस जार की ये जो पार्टीशन है इसको ओपन कर देते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस गैस जार बी में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो किस फॉर्म में थे, ऑर्डर्ड फॉर्म में थे। और हर नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनकी यही नेचर है कि वो डिसऑर्डर फॉर्म में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 2 3 गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही पार्टीशन ओपन होगी वो इस तरफ मूव करेंगे और ज़्यादा जगह घेर के अपने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे इनकी एनर्जी कम होगी और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा होने से डिफ्यूजन ईजी होती है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में जल्दी कोलाइड करके मिक्स हो सकते हैं और ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज हमें कैसे पता होंगे कि एक गैस जार ए है, इसके अंदर 3 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास अरेंजमेंट के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, उसके लिए आपको एक फार्मूला बताया जा रहा है, एक्स की पावर वाई। ये जो फार्मूला है इसकी मदद से आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दिए जाएँ
तो आप आसानी से बता सकते हो कि इन पार्टिकल्स के पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के। सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 गैस पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और गैस जार्स 2 हैं। तो ये जो x है ये नंबर ऑफ गैस जार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। गैस जार्स का जो नंबर है वो क्वांटिटी हमारे पास 2 है, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो है 3, तो 2 की पावर 3 हम लेंगे। y जो होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेंशन करेगा, और जो x होगा ये नंबर ऑफ गैस जार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक 2 गैस जार्स हम लेते हैं और उनमें गैस के टोटल 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो उनके पास देयर आर 8 वेज जिनमें वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा वेज होंगे एनर्जी उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, एनर्जी जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी एक सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। और हमने कहा कि जितने ज़्यादा वेज होंगे एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के उतनी ज़्यादा सिस्टम की एंट्रोपी होगी। तो सिस्टम की एंट्रोपी जितनी ज़्यादा है वो सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसी फार्मूले के तहत कहते हो कि इस गैस जार में अब 3 नहीं बल्कि इसकी पार्टीशन अगर हम यहाँ कर दें तो इसके अंदर 4 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब बताएं इन 4 मॉलिक्यूल्स के पास कितने वेज हैं एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के। अगेन यही फार्मूला आप यूज़ करोगे। गैस चार्ज अभी भी 2 हैं तो बेस में लिखेंगे 2, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं या पार्टिकल्स आपके पास हैं 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि 2 आपस में बेटा 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। सो द आंसर विल बी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, दैट विल बी 16। सो अगर गैस दोनों गैस जार्स के अंदर 6 आपके पास 4 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल हैव 16 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी। इसका मतलब जहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स थे वहाँ पे एंट्रोपी कम थी, नंबर ऑफ वेज कम थे। जहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हो गए वहाँ पे नंबर ऑफ वेज बढ़ गए, और नंबर ऑफ वेज के बढ़ने से एंट्रोपी भी सिस्टम की बढ़ गई, और एंट्रोपी बढ़ी तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो गया। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जहाँ पार्टिकल्स कम थे यहाँ पे एंट्रोपी जो है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रोपी कम थी, और जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा थे वहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर हम कहें तो ये लेस स्टेबल होगा क्योंकि एंट्रोपी कम है, और इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस दूसरी हेडिंग में आपने इन तीनों चीज़ों को आपस में रिलेट कर लिया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि वी हैव 2 गैस जार्स ए एंड बी, उसमें 3 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बताएं इन तीनों गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आपने एक्स की पावर वाई जो है ये फार्मूला इस्तेमाल करना है यहाँ पे। उसके बाद इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंट्रोपी कि कंपैरिजन आप कैसे करते हो इंथॉल्पी सॉरी एंट्रोपी की वैल्यूज़ का, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमारे पास अगर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस कंपाउंड की जो है एंट्रोपी ज़्यादा है इसकी कम है। कुछ फैक्टर्स कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है और इसकी एंट्रोपी कम है। उसके लिए जो सबसे पहला हमारे पास कह लें जी फैक्टर है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने ये आसानी के लिए आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हैं ज़्यादा तो एंट्रोपी भी क्या होगी, ज़्यादा, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हैं तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, कम। इसके लिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पे कोट की है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर भी जिसे हम कहते हैं CaCO3। इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं इसलिए इसकी एंट्रोपी है 92.9 जॉल पर केल्विन पर मोल। पर मोल इसलिए लगाया क्योंकि हमने इसका यहाँ पे 1 मोल डिस्कस किया। इसकी एंट्रोपी की वैल्यू 92.9, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है इसकी एंट्रोपी की वैल्यू 39.7 जॉल पर केल्विन पर मोल। अब इसमें अगर हम देखते हैं दोनों के हैं तो 1 मोल, इसमें अगर हम देखते हैं तो एक कैल्शियम है, दूसरा कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, तो इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड भी अगर हम देखते हैं तो इसमें एक कैल्शियम है और एक ही ऑक्सीजन है, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। तो जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है उसकी एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा है, और जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है उसकी एंट्रोपी की वैल्यू भी कम है। तो यहाँ पे आप एक दो लाइनों में ईजिली इसको पहले इलेबोरेट करो और फिर एग्जाम्पल दे के ये फैक्टर आपका डिस्कस हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ज़्यादा होने से एंट्रोपी भी ज़्यादा होती है, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो एंट्रोपी भी कम मानी जाएगी। ये बाकायदा हमने एक एग्जाम्पल से प्रूव कर लिया। दूसरी जो चीज़ हमें कंपैरिजन में हेल्प आउट करती है कि आप कैसे बता सकते हो एंट्रोपी आपके पास ज़्यादा है या कम है, तो वो है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब सम हाउ हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स आ जाती हैं जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स कह लें या कंपाउंड्स कह लें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। जब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है
तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी? उसके लिए जब आप ये हेडिंग लिखो तो उसके साथ आपको ये 2 लाइनें लाज़मी तौर पे लिखनी है। द एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन देयर हार्डनेस। अगर एक दो ऐसी सब्सटेंसेस आपके पास आ जाएं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो फिर एंट्रोपी को डिसाइड करने के लिए हम जिस चीज़ से हेल्प लेते हैं वो है इनकी हार्डनेस। कैसे भला? अगर आपके पास कोई सॉफ्ट सब्सटेंस होगी तो उसकी जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो सॉफ्ट सब्सटेंस है उसके अंदर डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट लाना जो है आपके पास इजी होता है। उसको ऐसे कह लें कि उसके जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसको ख़राब करना इजी होता है, इसलिए सॉफ्ट सब्सटेंसेस की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, जबकि जो सब्सटेंसेस आपके पास हार्ड होंगी उनकी एंट्रोपी क्या होगी आपके पास? कम होगी। ठीक है जी। इसकी एक एग्जांपल हम प्रॉपर ले रहे हैं। कार्बन आपको पता है एक नॉन मेटल है, इसके दो एलोट्रोप्स होते हैं हमारे पास, एक है जी डायमंड और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट। अब जो डायमंड है, अगर हम इसकी बात करते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में से जो ग्रेफाइट है वो एज कंपेयर टू डायमंड सॉफ्ट है और डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसी वजह से जो डायमंड है इसकी जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो कम होगी, जबकि ग्रेफाइट की जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरा आप यहाँ पे फैक्टर डिस्कस करोगे दैट इज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी हेल्प आउट करती है हमें डिसाइड करने में कि किस सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है ज़्यादा है और किसकी कम है। उसके लिए आपने तीन तरह की फिजिकल स्टेट्स को डिस्कस किया यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसका मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया। ये ऑर्डर आपको बड़ी आसानी से एमसीक्यूज को सॉर्ट आउट करने में हेल्प आउट कर सकता है कि सॉलिड के अंदर सबसे कम एंट्रोपी होती है, फिर लिक्विड के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी पाई जाती है वो गैस के अंदर होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं दूर दूर होते हैं, उनके अंदर रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जहाँ डिसऑर्डरनेस, जहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा है वहाँ पे एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। तो सबसे कम जो एंट्रोपी होती है वो होती है सॉलिड में, क्योंकि इसके पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। तो इसमें हमने एग्जाम्पल अब तीनों को अगर डिस्कस करेंगे तो उनका फार्मूला, केमिकल प्रॉपर्टी तो एक ही है ना, यानी कि उनका फार्मूला वाटर ही है, H2O ही है। तो H2O को अगर हम आप फ्रीज करते हो तो वो आइस बन जाती है, अगर आप उसको हीट करो आइस को तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मजीद हीट करो वो एवेपोरेट होकर आपके पास वेपर्स बना देगा। तो इन तीनों फेजेज में एंट्रोपी का क्या चेंज आता है? ये था सॉलिड, आइस सॉलिड फॉर्म में जब होती है तो इसकी एंट्रोपी सबसे कम है, दैट इज 48 किलो जाउल पर मोल। फिर इसी सॉलिड को यानी कि आइस को हमने हीट किया और हीट करने के बाद वो बेटा किस में कन्वर्ट हुई? वाटर में। तो इसकी जो एंट्रोपी है वो है 69.9। अब यहाँ से वाज़ह तौर पे देखा जा सकता है कि जो फिजिकल स्टेट है वो बहुत रोल प्ले कर रही है एंट्रोपी में। यहाँ पे अगर सॉलिड फिजिकल स्टेट थी तो एंट्रोपी बहुत कम थी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो एंट्रोपी बढ़ गई। और फिर मजीद आपने जब इसको हीट किया तो इससे क्या हुआ कि ये चीज़ एवेपोरेट होकर वेपर्स बना देती है वाटर। तो जो वाटर वेपर्स हैं उनकी एंट्रोपी 188.7 किलो जाउल पर मोल, जो कि इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो फिजिकल स्टेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंट्रोपी के अंदर। अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी तो एंट्रोपी सबसे कम, लिक्विड तो मॉडरेट, और अगर फिजिकल स्टेट आपके पास गैस है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एंट्रोपी पाई जाएगी। तो यहाँ तक हमने क्या किया, ये तीन ऐसे वेज देखे, तीन फैक्टर्स देखे जिनकी मदद से हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की एंट्रोपीज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। आखिर में एक साइड में बड़ा मेरा पसंदीदा चाय का कप बना हुआ है, तो उसके बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, उसमें से भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है बुक के ऊपर। वो एमसीक्यू क्या है कि आप जब डेजोल्यूशन करते हो शुगर की टी के अंदर, चाय का कप है वो पड़ा हुआ है और उसके अंदर हमने शुगर को पोर आउट किया है, शुगर हमने ऐड की है, चीनी डाली है। तो जब हम उसको डिसॉल्व कर रहे होते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं डेजोल्यूशन। जब एक सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है दैट इज कॉल्ड एज डेजोल्यूशन। तो जब आप डेजोल्यूशन कर रहे होते हो किसी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, तब उन दोनों चीज़ों की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो ये प्रॉपर एक एमसीक्यू बना हुआ है कि जब हम डेजोल्यूशन करते हैं शुगर की टी के अंदर तो तब एंट्रोपी सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि टी और जो शुगर है इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये आपने याद रखना है कि जब भी आप डेजोल्यूशन करते हो शुगर की टी के अंदर तो वहां पे सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों की एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सोल्यूट हमारी शुगर है और सॉल्वेंट हमारा जो है वो टी है, तो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होती है। यहाँ तक हमने इन कंपैरिजन किया, हमने एंट्रोपी की वैल्यूज का कि किस तरह से वो इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। इसके बाद आगे जो हमारे पास है दैट इज द कैलकुलेशन।
इसके बाद आगे जो हमारे पास है वो है एंट्रोपी चेंजेस इन द रिएक्शन। ये बहुत अच्छे दो शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो अगली हमारी एक सब हेडिंग बन रही है, दैट इज एंट्रोपी चेंजेस इन द रिएक्शंस। कि अगर हम जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहे थे तो उनके दौरान जो एंट्रोपी का चेंज है वो किस तरह से आता है। तो हमारे पास दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल है और दूसरी है N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की। अगर हम इसमें से देखें तो पहले हमें ये समझना है, 2 से 3 चीज़ें हमें स्टार्ट में बताई गई हैं। वो 2 से 3 चीज़ें क्या हैं? हमें ये बताया गया है कि अगर आपने एक ऐसा रिएक्शन स्टडी किया है जिसमें आप सॉलिड से मूव कर रहे हो इसके अंदर लिक्विड के अंदर, या फिर एक ऐसा रिएक्शन आपने स्टडी किया है जिसमें आप सॉलिड से मूव कर रहे हो गैस के अंदर, तो आपने याद रखना है कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी। हमने अभी फैक्टर्स में डिस्कस किया कि सॉलिड के अंदर एंट्रोपी सबसे कम होती है, फिर मॉडरेट होती है लिक्विड में, और फिर सबसे ज़्यादा होती है गैस में। तो जब भी आप सॉलिड से गैस में जाओगे या लिक्विड में जाओगे, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंक्रीजेज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जस्टिफाई। कि ये जब CaCO3 को आप डिकम्पोज कराते हो, यानी कि इसको हीट करते हो और ये रोस्ट होके आपको ये दो चीज़ें बना के देता है, इस दौरान सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, इसको जस्टिफाई करें। तो आपने देखा है यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर, दैट इज CaCO3, ये सॉलिड फॉर्म के मौजूद है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। सॉलिड फॉर्म में मौजूद है इसका मतलब इसकी एंट्रोपी कम है। लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में, 1 मोल इसका बना, और साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी जो कि गैस फेज के अंदर मौजूद है। अब एक सिस्टम जो सॉलिड से गैस में मूव कर रहा है उसके एंट्रोपी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। अब गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होती है, दैट्स वाई हम कहेंगे कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, रोस्ट करेंगे, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेज के अंदर है, दैट्स वाई इस सिस्टम की जो एंट्रोपी है डिकम्पोजिशन के नतीजे में इंक्रीज कर जाएगी। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने ऐसे टैकल करना है। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का यहाँ से बन सकता है कि जो N2O5 है, जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए और ऑक्सीजन बनाने के लिए, इस दौरान भी एंट्रोपी का जो चेंज आता है वो इंक्रीज में आता है। इसकी वजह क्या है? तो यहाँ पे आप नोट डाउन करें दूसरा पॉइंट ये, एक तो ये वाला हमने डिस्कस किया, दूसरा ये है कि अगर आपके पास गैस फेज इधर भी है और इधर भी है, तो फिर कौन सी चीज़ है जो एंट्रोपी को चेंज कर रही है? वो है इनके नंबर ऑफ मोल्स। अगर N2O5 के इधर नंबर ऑफ मोल्स देखे जाएं तो यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। और अगर इस साइड पे गैस फेज के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो काउंट किए जाएं तो 4 मोल्स ये और 1 मोल ये, टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं? 5। तो जहाँ पे गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं N2O5 की भी, और वो जब आपको डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बना के देती है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फेज में प्रोड्यूस होते हैं। इसी वजह से इस सिस्टम की एंट्रोपी भी क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है। तो ये अगेन हमने एक और सब हेडिंग यहाँ पे कवर कर ली। अगली जो सब हेडिंग है दैट इज द कैलकुलेशन फॉर द एंट्रोपी चेंज, यानी कि डेल्टा एस नॉट की जो कैलकुलेशन है किसी रिएक्शन के लिए, वो आप कैसे कर सकते हो। एक सिस्टम है, एक रिएक्शन है आपके पास, उसकी आप एंट्रोपी चेंज को किस तरह से मेजर करते हो। पहला स्टेप हमें अभी यहाँ पे बताया जा रहा है, फिर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी करेंगे आगे जाके। तो पहला स्टेप क्या है कि अगर आपको किसी सिस्टम, किसी रिएक्शन की एंट्रोपी को मेजर करना है, उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है कि डेल्टा एस नॉट ऑफ द सिस्टम, डेल्टा का मतलब यहाँ पे चेंज, एस का मतलब एंट्रोपी, डॉट का मतलब स्टैंडर्ड एंट्रोपी। यानी कि आप इसको किसी स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ले रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। और ये है एस नॉट फॉर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी है वो, और इसको सब्सट्रैक्ट करना है आपने, माइनस करना है किसमें से? एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हो, यानी कि प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी में से रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी को माइनस करो, तो आपको उस रिएक्शन की, उस सिस्टम की एंट्रोपी मिल जाएगी। उसके लिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पे कोट की है, ये सैम्पल प्रॉब्लम है हमारी बुक में, कि कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक रिएक्शन है, कैल्शियम सॉलिड फेज में, ऑक्सीजन गैस में, और कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है वो भी सॉलिड में मौजूद होता है। आपको कैल्शियम की एंट्रोपी बताई गई है, उसकी वैल्यू, फिर ऑक्सीजन की बताई गई है, और कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू बताई गई है। अगर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो हम आसानी से इस सिस्टम की, इस रिएक्शन की एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं। एंड आपको बताई गई है। अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे? इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी 2 कर दें और इसको भी 2 कर दें। तो अब इस रिएक्शन की जो वैल्यूज हमें दी गई हैं, इस फार्मूले में पुट करके हम एंट्रोपी ऑफ दैट सिस्टम, यानी कि इस रिएक्शन की एंट्रोपी को मेजर करने लगे हैं।
वो कैसे करेंगे हम? पहले हमें लिखनी है एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हमारे पास ये हैं, तो इसकी एंट्रोपी है 39.70। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 39.70 को, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसको सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि इसके अंदर से माइनस करना है किसको? इन दोनों की एंट्रोपी को, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। तो उसके लिए सारे रिएक्टेंट आप लिखें, यानी कि 2 इंटू दिस वैल्यू, 2 मल्टीप्लाइड बाई 41.40 प्लस, एक तो रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट ये है, प्लस 205। जब आप इसको सॉल्व करते हो, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके, जमा करके सब्सट्रैक्ट करते हो, तो आपके पास जो टोटल नेट आंसर आता है दैट इज -208.4। -208.4 जो एंट्रोपी है उसका यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा? जॉल पर केल्विन पर मोल। जॉल पर केल्विन पर मोल इसका यूनिट आ जाएगा। ये एंट्रोपी ऑफ दैट रिएक्शन होगी जो हमने यहाँ पे स्टडी किया था। अब हमने तो ये कहा था कि एंट्रोपी जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आनी चाहिए, रिएक्शन फिर स्पॉन्टेनियस होगा, और नेगेटिव में होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और हमें ये भी पता है कि कैल्शियम एक मेटल है, जब वाटर ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो क्या यहाँ पे एंट्रोपी ने हमें इसके बारे में नहीं बताया? यानी कि उसकी वैल्यू तो नेगेटिव में आ गई, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, लेकिन ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है। उसके लिए हमें इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ये फार्मूला इनफ नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके लिए फार्मूले को रीअरेंज करके हमने थोड़ा सा चेंज लाना है कि हम टोटल एंट्रोपी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, डेल्टा एस नॉट टोटल अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो वी विल यूज अ फार्मूला कि उसमें हमने एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, इन दोनों को ऐड करना होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर जो एंट्रोपी चेंज आएगा, टोटल एंट्रोपी चेंज, वो हमें बताएगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। और एक्सो और एंडोथर्मिक के तो जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जो आंसर आएगा डेल्टा एस नॉट का, वो हमें बताएगा कि रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर हम बात करते हैं इस फार्मूले की, तो डेल्टा एस नॉट हमें अगर फाइंड करना है टोटल, तो डेल्टा एस सिस्टम की जगह क्या आ जाएगा? सिस्टम की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि जितने आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उन सब के एंट्रोपी का सम, डेल्टा एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस, इसको हम समीशन बोलते हैं, सम, या सिग्मा भी कह सकते हो, सिग्मा एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आपके पास होगी किसकी वैल्यू? डेल्टा एस नॉट सिस्टम की। इसमें ऐड करनी है आपने डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग की वैल्यू, यानी कि सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है उसके लिए आपको फार्मूला बताया जा रहा है माइनस डेल्टा एच ओवर टी, और डेल्टा एच आर आपके पास यहाँ पे डिस्कस होगा, दैट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, और टी दैट इज द टेम्परेचर जिस पर आपके पास ये एंट्रोपी चेंज हो रहा है। अगर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमें रिएक्शन की नेचर के बारे में डायरेक्टली बता सकता है। और वो कैसे बताएगा? अगर आपके पास जो डेल्टा एस नॉट है उसकी वैल्यू आएगी बच्चों पॉजिटिव, या फिर उसकी वैल्यू आ सकती है नेगेटिव, दो ही चांसेस हैं और कोई इसके अलावा वैल्यू आने वाली नहीं है। तो अगर वो वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो फिर हमें पता होगा कि एंट्रोपी अब हमारी ज़्यादा है। अगर एंट्रोपी ज़्यादा है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन खुद ब खुद होगा। और अगर डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आती है नेगेटिव तो एंट्रोपी कम है, इसका मतलब रिएक्शन हमारा क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट दो एप्लीकेशंस हैं जो रिएक्शन की नेचर के बारे में हमें एंट्रोपी से आइडिया दे रही हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक की पॉइंट यहाँ पे जो है ना कंक्लूड किया। अब आगे चलते हैं लास्ट इसके सेगमेंट की तरफ कि क्या से सम टाइम कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जहाँ जिनकी एंट्रोपी को स्टडी करते हुए भी हमें पता नहीं चलता कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फाइनल टच देते हैं इस टॉपिक को, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, कि गिब्स फ्री एनर्जी इस्तेमाल करते हुए या फ्री एनर्जी इस्तेमाल करते हुए हम कलेक्टिवली इन सब को ऐड करके बता सकते हैं कि वेदर अ रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसको हम एक सेपरेट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।